अद्विजय, आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि आपके पीछे मुझे कुछ हो जाएगा, और मैं जानती कि आपके ऊपर कितना काम है। मुझे राज ने आपके बारे बहुत सी बातें बताया कि आप किसी को आप लापरवाही करते हुए नहीं देख सकते, और ये भी कि गांव के आधी से ज्यादा औरतें आपके और मृत्युंजय की टेक्सटाइल कंपनी के लिए काम करती हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इस छोटे से गांव में भी लोगों की सोच इतनी अच्छी है, मगर फिर भी हमें गांव वाले कुछ अजीब लगते हैं। अद्विजय ने कहा, आरोही जैसा आपको दिखता है वैसा कुछ नहीं है। गांव की ज्यादातर औरतें कंपनी के लिए बुनाई कढ़ाई करती हैं। इस वजह से उनके घरों में आमदनी तो आती है, मगर आदमियों को ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए वो इसके खिलाफ भी रहते हैं और नहीं चाहते कि उनकी घर की औरतें काम करें। मगर ये जानकर कि इससे उनके घर में आने वाली आमदनी बंद हो जाएगी, इस वजह से वो कुछ कहते भी नहीं हैं। मगर आज भी उनकी सोच यही है कि उन्हें औरतों को बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं है। अद्विजय की बात सुनकर आरोही ने कहा, तो क्या इस गांव की लड़कियां पढ़ने भी जा पाती हैं? अद्विजय ने कहा, नहीं, बहुत कम ही जाती हैं। दरअसल जब से कंपनी में औरतों को इस काम के लिए चुना गया है, तो छोटी छोटी लड़कियां भी उस काम के लिए वहां आ जाती हैं। हमें मजबूरन उन्हें वापस ही भेजना पड़ता है। आरोही ने कहा, एक आइडिया आया, हम उन लड़कियों को वहीं पढ़ा सकते हैं, जैसे कि वो कुछ घंटे काम को सीखेंगी। इसी के साथ वहां पर पढ़ भी पाएंगी, क्योंकि अगर हम उनके परिवार वालों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो शायद वो ये बात ना माने। तुमने ठीक कहा, अद्विजय ने कहा, और वो चुप हो गया। अचानक अद्विजय को याद आया कि उसने आरोही से एक सवाल किया था, जिसका आरोही ने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया था। इसीलिए उसने दोबारा अपना सवाल किया, आरोही, मैंने तुमसे एक पूछा था कि क्या तुम्हें हमारी याद आई? आरोही ने जवाब में कहा, हाँ, मैंने आपको याद कर रहे थे, मगर सिर्फ इसलिए कि आप शैतान धानी का ख्याल रखें। ये सुनकर अद्विजय का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अभी तुमने ये बात कहकर मुझे नाराज कर दिया है। अब तो एक हफ्ते से पहले मैं तुम्हें इस बिस्तर से नीचे नहीं जाने देंगे। आरोही ये सुनकर नाखुश हुई। अब तुम आराम करो, मुझे राज से कुछ बात करनी है, कहकर अद्विजय ने उसके माथे को चूमा और कमरे से निकल गया। उसे बाहर धानी दिखी। उसने धानी को गोद में लिया तो धानी ने शिकायत करते हुए कहा, डैडी, क्या धानी भी आप दोनों के साथ मिलकर सेवा कर सकती है? नो, आप ये नहीं कर सकते। अद्विजय ने उससे मना किया। धानी उदास होकर बोली, ठीक है डैडी। उसे उदास देख अद्विजय बोला, क्या हुआ एएल, उदास क्यों हो? डैडी, वो अगर मम्मा फिर से काम करेंगी तो वो फिर से बीमार हो जाएंगी। धानी ने कहा, मैं समझा नहीं कुछ। अद्विजय कंफ्यूज होकर बोला। तो धानी ने उसे समझाया, ओ फॉर डैडी, बड़ी दादी माँ ने मम्मा को इस बड़े से महल का काम अकेले करने के लिए दिया था ना, तो मम्मा बीमार हो गई थी। व्हाट? एंड हु इज बड़ी दादी माँ? अद्विजय ने पूछा। अरे डैडी, बड़ी दादी माँ मतलब आपके डैडी की मम्मा, वो आई हुई है ना, धानी ने समझाया। अब अद्विजय सब समझ गया था। उसने धानी को नीचे उतारा और गुस्से में एक कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं उर्मिला देवी अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके एक कुर्सी पर बैठी थी। जब कोई उनके सामने आ खड़ा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पास है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंख खोली। अद्विजय, आज आपको कैसे हमारी याद आ गई? उन्होंने तंजिया लहजे में कहा। दादी माँ, क्या आपने जानबूझकर आरोही के हाथ को जलाया था? अद्विजय ने सवाल किया। तो उर्मिला देवी हड़बड़ाकर उठी और बोली, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आपको उसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है ना। ये लड़की तो सच में बहुत शातिर निकली। सिया तो भी इससे ठीक थी, मगर ये और इसकी बहन दोनों ने हमें दर्द पहुंचाने का ठाना हुआ है, कहकर वो घड़ियाली आंसुओं बहाने लगी। अद्विजय ने सख्त आवाज में कहा, आपने गलत किया है, आपको इसकी सजा मिलेगी, उर्मिला देवी। वे कहकर उसने उर्मिला देवी का हाथ पकड़ा और उनका हाथ जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कर दिया। दर्द के कारण उर्मिला देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आहा, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, कहकर उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी आंख खोल हाथ पर फूंक मरने लगी। अद्विजय,
अब से हम आपकी पत्नी को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंख ऊपर उठाई, मगर उन्हें अपने सामने कोई नहीं दिखा। उन्होंने हैरानी से कहा, अद्विजय कहाँ है? वो हैरान परेशान होकर कमरे में अद्विजय को देखने लगी। तभी उन्होंने अपने हाथ को देखा, जिस पर कोई निशान नहीं था और तो और कोई मोमबत्ती तक नहीं थी। साथ ही कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था, तो अद्विजय के अंदर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। सारी चीजों को जोड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये बस उनका एक डरावना ख्वाब था। उन्होंने खुद से कहा, इसका मतलब सिर्फ ये हमारा वहम था, मगर वो दर्द अभी भी हमें अपने हाथ में महसूस हो रहा है। वहीं अद्विजय आरोही के कमरे से निकल राज के कमरे की ओर बढ़ गया और उसने दरवाजे पर नोक किया, मगर दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, इसलिए अद्विजय अंदर चला गया। लेकिन अंदर कोई नहीं था। वो यहाँ राज और कुमार को डांटने आया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उन्होंने आरोही का ख्याल नहीं रखा, मगर अब उन दोनों को ही इतनी सुबह सुबह अपने कमरे में न देख अद्विजय वहां से चला गया। वहीं मृत्युंजय के बेडरूम में वो आज काफी अच्छी तरह से तैयार हुआ। सौम्या ने पूछा, क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, हमें मिस्टी के होने वाले पति से मिलने जाना है। क्या आप भी चलेंगी? नहीं, सौम्या ने मना किया। हमें आने में देर होगी, तब तक आप क्या करेंगी? मृत्युंजय का सवाल सुनकर सौम्या बोली, क्या आप हमें हमारे एक रिश्तेदार के घर छोड़ देंगे? ठीक है, आप तैयार हो जाइए। ये सुनकर सौम्या खुश हो गई। उसने मृत्युंजय की बात पर उसे हल्की सी मुस्कान ली देखा। फिर उसे कुछ याद आया और बोली, मगर हमारे कपड़े? सौम्या की बात सुनकर मृत्युंजय ने कहा, अभी इसका इंतजाम करते हैं। कहकर उसने अपना फोन उठाया और बटलर को कॉल करके उसे एक साड़ी लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में बटलर ने रूम के दरवाजे पर नॉक किया। मृत्युंजय ने उस साड़ी को लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने उस साड़ी को सौम्या को दे दिया। कुछ ही देर में सौम्या नहाकर उसे पहनकर आई। मृत्युंजय उसे साड़ी में बस देखता रह गया। वहीं सौम्या ने आकर मृत्युंजय के पैर छुए और कहा, चले। कुछ ही देर में वो दोनों अपनी कार से सौम्या के रिलेटिव के घर आ गए। वो भी सौम्या के साथ घर के अंदर जाने लगा, मगर सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मृत्युंजय, आपको काम होगा ना? मृत्युंजय ने कहा, हाँ, मगर हमें आपके साथ अंदर चलना चाहिए। सौम्या उसे अभी भी रोकना चाहती थी। वहीं मृत्युंजय उसके चेहरे के भावों को देखकर समझ रहा था कि कुछ तो बात है। इसीलिए उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और दोनों उस घर के अंदर पहुंचे, जहां आधे से ज्यादा सामान फैला हुआ था। सौम्या ये देख जल्दी से दौड़कर एक कमरे में गई, मगर जब वो उस कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। वो उस कमरे से बाहर निकली तो किचन से एक आदमी बाहर आ रहा था, जिसके हाथ में शराब का गिलास था। सौम्या ने उनके पास आकर कहा, बाबा साहब, हमारी वो कहाँ है? ये सुनकर मृत्युंजय थोड़ा हैरान हुआ। वहीं उस बूढ़े आदमी ने सौम्या के सवाल का कोई जवाब न देते हुए नशे में धुत होकर सौम्या को देखा और उसके ऊपर गिलास में भरी शराब उड़ेल दी। तो तू भी आ गई? मेरी नाक में दम करने जा। तेरी माँ जहाँ गई है उसी के साथ उसे तो बुलाया होगा उसके आशिक ने। वैसे तू इतने सालों बाद मुझसे मिलने आई है तो कुछ तो पैसे लाई होगी। सौम्या ने उनसे दूर होते हुए कहा, मैं कोई पैसे नहीं लाई हूँ, और मुझे बताइए मासी कहाँ है? उसने पल्लू से अपने चेहरे से शराब पोंछते हुए कहा। उस आदमी ने गुस्से में उसके बाल पकड़े और कहा, तेरी वजह से शराब और बर्बाद हो गई। हूँ तेरी माँ की वजह से। सब लोग मुझे नामर्द कहते हैं। ये नहीं समझते कि तेरी माँ है जो मुझे एक बेटा नहीं दे पाई, और तू, तेरी शक्ल देखकर मुझे मेरा खून उबलता हुआ महसूस होता है। वो चली गई है तो अब तू निकल यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी मृत्युंजय वहां आया और उसने कहा, रुकिए। वो चलकर सौम्या के पास आया और उसने उन्हें झटक कर सौम्या से दूर किया। उसने अपने एक हाथ से सौम्या को गले लगाया और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? और हैं कौन आप? उन्होंने कहा, बेटी है वो मेरी, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? इसकी परवाह है तो लाओ, पैसे दो। बाबा, वो हमारे पति है। सौम्या बोली। क्या कहा पति है? मतलब ये तुझे सोने के बदले पैसे नहीं देता? क्या बकवास है, तूने शादी क्यों की? अरे तू तो लाखों कमा सकती है, भूल गई बचपन में? मैंने तुझे बेच के लाखों कमाए थे। हाँ हाँ,
कहकर वो आदमी जिसका नाम हीरालाल था वो जोर जोर से हंसा। उसकी बात सुनकर सौम्या अंदर तक कांप गई और वो मृत्युंजय के गले लगे हुए रोने लगी। अपनी पत्नी के बारे में ये सब सुन मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना आपके साथ जो होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। मृत्युंजय की धमकी सुनकर हीरालाल का नशा थोड़ा उतर चुका था। उन्होंने कहा, मोह, अब इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाओ, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, कोई काम की नहीं है ये। मृत्युंजय ने कहा, इतनी आसानी से नहीं, कहकर उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा और ना में गर्दन हिलाई और बोली, वो मेरे बाबा है। सौम्या, ये जरूरी है जिस आदमी ने अपनी बेटी को बेचा हो वो कैसा बाप, इसे सजा मिलनी ही चाहिए, अब चलो यहाँ से, मृत्युंजय ने कहा। सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो घर से बाहर निकल जाकर कार में बैठ गई। उसने बस एक बार उस घर को देखा। मृत्युंजय ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अब कहाँ जाना है? सौम्या ने कहा, मुझे अपनी मासी को ढूंढना है। क्या वो भी तुम्हारे बाबा की तरह है? मृत्युंजय के सवाल पर सौम्या बोली, बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो हमें कई बार बचाया था और वो भी बाबा के अत्याचार की शिकार है। दरअसल सौम्या की मासी नेहा की उसके पिता हीरालाल की शादी तय हुई थी। हीरालाल अक्सर नेहा जी को शादी तोड़ने की धमकी देता और उसके साथ संबंध बनाता। मजबूरी में नेहा उसकी बातें मान जाती, क्योंकि अगर हीरालाल उससे शादी तोड़ता तो उसके परिवार की बदनामी होती, ये सोचकर कि उनकी शादी वैसे भी तो हीरालाल से होने वाली है। ऐसे ही धीरे धीरे नेहा हीरालाल जैसे गिरे हुए आदमी के जाल में फंसती गई। मगर जब नेहा जी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई तो इससे समाज में उनके परिवार की बहुत बदनामी हुई। मगर किसी ने हीरालाल पर सवाल नहीं उठाया। यहाँ तक कि हीरालाल ने नेहा से शादी करने से मना कर दिया था और इल्जाम लगाया कि नेहा किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। उनके ठुकराने की वजह से किसी ने नेहा पर विश्वास नहीं किया और वो समाज में चरित्रहीन साबित हो गई। मगर नेहा का बच्चा पैदा ही मरा हुआ। वहीं हीरालाल की शादी निहारिका जी से हुई। उनको कई बेटियां हुई। उन्होंने सौम्या के जन्म के बाद बहुत ही बुरी स्थिति में उसे पाला। वो उसे पढ़ा तक नहीं पाई। हीरालाल अब उसकी माँ को हर रोज ही मारते थे, क्योंकि भले ही वो खुद जानते थे कि सौम्या उनकी औलाद है, मगर उनके दोस्त और समाज उनके दिमाग में हमेशा ये बातें भरते रहते कि निहारिका का किसी से अफेयर है। लोगों की ये बातें हीरालाल के कानों में गर्म शीशे की तरह चुभती और वो नेहा और निहारिका दोनों बहनों से नफरत करते थे। एक दिन अपने गुस्से के चलते उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी सौम्या को कोठे पर बेच दिया था। उसे वहां से बचाने वाली नेहा ही थी। निहारिका को जब ये बात पता चली तो वो अपनी बेटियों को लेकर मुंबई चली गई और उसने अपने पति को मरा हुआ मान लिया। वो सारी बातें याद कर सौम्या ने मृत्युंजय से कहा, हम अपनी मासी से मिलना चाहते हैं, शायद वो हमारे मामा के घर होंगी, क्या आप हमें वहां ले चलेंगे? किस करते हुए उसने उसके निचले होंठ को बुरी तरह चूसा और फिर उसके दूसरे होंठ को भी चूमने के बाद उसने अपनी जीभ को आरोही के मुंह में दाखिल किया। आरोही की जीभ ठंड से कांप रही थी। जब वो ने अपनी जीभ को उसकी जीभ के साथ मिलाया तो आरोही की जीभ पीछे हटने लगी। उसने उसकी जीभ को अपनी जीभ से मिलाया और उसे हावी होकर किस करने लगा। उसके हाथ उसकी पूरी बॉडी को महसूस करना चाहते थे। उसने आरोही की ड्रेस की जिपर को पीछे से खोला और उसकी ड्रेस को कंधे से नीचे उतार दिया। उसकी टॉप को नीचे कर वो आरोही को चूमने लगा। स्विमिंग पूल में ही आरोही के सारे कपड़ों को उतार कर उसने उसके शरीर को चूमा। उसके हाथ आरोही के शरीर के हर हिस्से को टटोलने में व्यस्त थे। You are my addiction, you can't escape from me, उसने कहा। आरोही के पतले होंठ इस वक्त खुले हुए थे और उसके मुंह से काफी हल्की हल्की सिसकियां बाहर निकल रही थीं। वो उसे गोद में उठाकर पूल के किनारे पर पहुंचा। उसने पूल से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ रेलिंग पर रख लिए और पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर उसने पीछे से उसे थामे हुए था। उसके बालों को पीठ से हटाकर उसने अपने हाथ को उसकी पतली और मुलायम पीठ पर फेरा और अपनी जीभ से उसकी कमर पर ठहरी पानी की बूंदों को पी लिया। उसे एक झटके से पलटकर उसने उसकी गर्दन पर ठहरे पानी को भी पी लिया।
चांद पूरी तरह अपनी नीली रोशनी उन दोनों पर बरसा रहा था। फिर से आरोही के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेते हुए उसके हाथ आरोही की नाभि से होकर और नीचे जाने लगे। जब उसकी उंगलियां आरोही के उस सेंसिटिव एरिया यानी नाभि पर पहुंचकर अपनी स्किल्स दिखाने लगी, तो आरोही के मुंह से कुछ दबी हुई आवाज निकली, उसने आरोही की आंखों को प्लेजर से बंद होते हुए देखा। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी जैसे तितली फड़फड़ाती है। बिल्कुल वैसे आरोही की पतली बाजू इस वक्त अद्विजय के मजबूत कंधे पर मौजूद थी और उसके नाखून उसकी पीठ में धंसने की कोशिश में लगे थे। उसने आरोही के होंठों को छोड़ा तो आरोही गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी ठंडी नाक उसकी चिन से टच हो रही थी। उसने एक झटके से उसे स्विमिंग पूल की वॉल की ओर धकेला और उसके पैर को पकड़कर अपनी कमर के दोनों ओर लपेट लिया। बैलेंस बनाने के लिए उसने अपनी दोनों हथेलियों को पूल की दीवार पर रखा। इस वक्त वो बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रही थी। आरोही को वाकई में तैरना नहीं आता था। जैसे ही अद्विजय उसके पास आया तो उसने उसे पकड़ लिया था। वो मरना नहीं चाहती थी, मगर अद्विजय ने उसे जबरन किसकी उसके बंद होठों को खोल दिया और अपनी जीभ को उसकी जीभ के साथ मिलाकर उसे उसके ठंड से कांप रहे होठों को गर्म कर दिया और उसने इतने ठंडे पानी में ही उसके शरीर से उसके कपड़ों को अलग कर दिया। जब वो पूल की दीवार को पकड़कर बाहर निकलने लगी तो उसने उसके शरीर और उसकी पूरी पीठ पर काटते हुए उसे अपने आगोश में लिया। उसने अपने दोनों हाथ अभी भी पूल की दीवार पर रखे हुए थे। अद्विजय ने उसके दोनों पैरों को अपने शरीर के दोनों ओर घुमा लिया। वो ये देखकर डर गई कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला था। वो अपने पैरों को मोड़ना चाहती थी, अद्विजय के चंगुल से बाहर निकलना चाहती थी, मगर ये नामुमकिन था। अद्विजय की आंखें उसके उभारों पर थीं। हालांकि उसके घने बालों ने उसके उभर को ढके हुए थे, मगर उसे अब अपने शरीर को ढकने की कोई जरूरत महसूस नहीं, क्योंकि उसमें जान ही नहीं बची थी। आरोही, डू यू मिस हिम? डू यू स्टिल लव हिम? अचानक अद्विजय की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो जैसे प्रेजेंट में वापस आई। अद्विजय के शब्दों को सुनकर आरोही ने सूजी हुई आंखों से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने बुरे अतीत को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न था। लेकिन अद्विजय, आपको अचानक क्या हुआ? मैंने क्या किया है जो आप इतना नाराज हैं? अद्विजय के होंठों पर एक मुस्कान बरकरार थी। वो फिर से बोला, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? नहीं है, है ना? सब झूठ, सब झूठ। ये कहकर अद्विजय झुका। उसने अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा और फिर से उसके होठों को चूम लिया। होठों को चूमते हुए उसने अपनी टंग से उसकी गर्दन को लिक किया। वो ठंड से कांप रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अद्विजय उसके कांपते हुए शरीर को महसूस कर सकता था। शायद इसीलिए उसने उसे गोद में उठाकर पूल के बाहर निकाल लिया, मगर उसे पूल के पास ही लेटा दिया। अद्विजय अपने घुटने टेक कर उसके ऊपर झुका और अद्विजय ने अपने मजबूत हाथों से आरोही के दोनों घुटनों को पकड़ा और एक झटके के साथ उसने उसके दोनों पैरों को अलग कर दिया और उसने अपने शरीर को उसके शरीर पर हावी किया। नहीं! डर से आरोही चीखी। पूरे गार्डन में उसकी चीख गूंज गई। उसकी आंखों से 4 आंसू की बूंद पूल के किनारे पर लुढ़क गई। आज उसका विश्वास टूटा था जो उसे इन दिनों अद्विजय पर हो चुका था, जिसे वो बदलता हुआ देख पा रही थी, खुद की परवाह करते हुए देख पा रही थी। अद्विजय ने आरोही के होठों पर किस करते हुए उसके नमकीन आंसुओं को भी चूमा और उसे झूठी सिंपैथी देने की कोशिश की। आरोही के मुंह से हल्की सी आह निकल रही थी, जो कि अद्विजय के मुंह के अंदर ही जाकर दब जा रही थी। लगभग आधा घंटा पूल के पास ही गुजरने के बाद अब आरोही को सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। अद्विजय के उसके करीब आते ही जैसे कि सारी सर्दी कहीं गायब हो गई थी। लोग कहते हैं आदमी और औरत के करीब आने से दोनों को खुशी महसूस होती है, मगर इस केस में सिर्फ अद्विजय था जिसे अपने शरीर की आग मिटाकर खुशी मिलती होगी। आरोही के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। इतने ताकतवर इंसान के सामने वो तो कुछ भी नहीं थी। इसीलिए अद्विजय के आगे वो एक लाश की तरह लेटी रही। अद्विजय उसे एक प्रेमी की तरह पूरे शरीर पर चूमते हुए प्यार के पड़ाव को पार करने को तैयार था।
जिस तरह कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के हर शरीर के अंग को चूम कर ये जताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, मगर वहीं अद्विजय ने जब उसे चूमा तो ऐसा लगा जैसे कि वो उसके शरीर के हर अंग से नफरत करता है। बेहद नफरत, जिस नफरत को शायद उसे जिंदगी भर झेलना था। अद्विजय के दोनों हाथ आरोही की कमर के दोनों ओर कसे हुए थे और वो बिना कुछ ही कपड़ों में किनारे पर लेटी हुई थी। मिस्टी ठंडे बिस्तर पर लेटी हुई थी। मिस्टी के ऊपर इस वक्त राज हावी हो चुका है। मिस्टी उसे अपने आप से दूर करने के लिए एक उंगली भी उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। राज मिस्टी के पैरों को जकड़े हुआ था। उसने अपनी उंगलियों को मिस्टी की बॉडी को चूमा। राज ने भी इस समय कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसने मिस्टी की आंखों में देखने के बाद मिस्टी को खुद से जोड़ा और अपने शरीर को मूव किया। जैसे ही राज ने ऐसा किया, मिस्टी की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। मिस्टी जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप हो गई, क्योंकि वो कमरा साउंडलेस नहीं था। मिस्टी को डर था कि कहीं मृत्युंजय उसकी चीख ना सुन ले। मिस्टी की आंखों से आंसू लुढ़क कर बिस्तर पर गिर गए। दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर मिस्टी ने डर से अपने शरीर को मोड़ लिया। इस वक्त मिस्टी का सिर और मिस्टी के शरीर का निचला हिस्सा ही बिस्तर को टच कर पा रहे थे। ठंडा मौसम था। 5 मिनट बाद राज की पूरी बॉडी पर पसीनों की बूंदें थीं। उसके बालों से पसीना होकर उसकी नाक पर गिर गया था। उसने निचले होंठ को उसने अपने दांतों के नीचे दबाए हुआ था और वो मिस्टी को काफी इंटेंसिटी के साथ देख रहा था। मिस्टी की आंखों से आंसू बह रहे थे और मिस्टी का मुंह उसके दोनों हाथ गले से निकलने वाली सिसकियां को रोक रहे थे। 25 मिनट बाद राज ने मिस्टी के दोनों पैरों को अपने कंधे से हटाया तो उसकी नजर मिस्टी के पैरों पर गई। आज दिन में मिस्टी की हल्दी हुई थी। मिस्टी का होने वाला पति युग कभी मिस्टी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था। वो मिस्टी को अपनी पीठ पर बैठाकर आज खूब नाचा था। उसने सुंदर फूलों को तोड़कर मिस्टी के हाथ में देकर उसे प्रपोज भी किया था। ये नजारा देखकर सभी उन दोनों के लिए क्लैपिंग कर रहे थे, सिवाय राज को छोड़कर, जो भीड़ में खड़ा जलन भरी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। उसे और जलाते हुए युग ने एक एक फूल को उठाया और न जाने उनको जोड़कर कैसे उसने मिस्टी के बालों के लिए एक सुंदर सा हेयर बैंड बनाया। बाकी फूलों से उसने बेल को तोड़कर मिस्टी के पैरों में पहनाया। राज ने जब उन्हें देखा तो उसने अपनी 2 उंगलियों को मिस्टी के पैर रखकर उन्हें तोड़कर नीचे फेंक दिया। फिर उसने मिस्टी को बिस्तर पर पलट दिया। इस समय मिस्टी का चेहरा तकिए में दबा हुआ था। मिस्टी ने अपने दांतों के बीच तकिए को फंसा लिया। मिस्टी की दोनों हथेलियां तकिए के दोनों ओर थीं। राज ने मिस्टी की दोनों पैरों को, घुटनों को बिस्तर पर टेका और फिर से मिस्टी के साथ मिस्टी के द्वारा अपनी डिजायर को फुलफिल किया। 2 घंटे बाद जाकर राज बिस्तर से उठा और वॉशरूम में चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो वो पूरी तरह से ड्रेसअप हो चुका था। उसने मिस्टी को एक लुक दिया। पूरी तरह से तैयार होकर वो कमरे से बाहर निकला और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मिस्टी के सेंसिटिव कान एक औरत की आवाज सुन सकते थे। वो सौम्या थी। राज ने मिस्टी को वार्न किया था कि वो अपने करीब किसी को ना आने दे और ये शादी तो वही करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। राज की सनक देख मिस्टी का दिमाग खराब हो रहा था। वैसे वो युग से भी शादी नहीं करना चाहती थी, वो बस युग को अच्छा दोस्त मानती थी। उसने युग से कहा था कि वो शादी का नाटक करे, मगर शादी नहीं। मिस्टी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि मृत्युंजय अपनी किडनी वरुण को देने ज्यादा से ज्यादा डीले करे, मगर ये शादी का नाटक रात से तो देखा भी नहीं जा रहा था। मिस्टी जैसे तैसे मैनेज करके दीवार के सहारे वॉशरूम में गई। बाथटब में गर्म पानी देखकर मिस्टी को राहत। मिस्टी उसमें लेट गई। लेटते ही मिस्टी को नींद आने लगी, मगर मिस्टी वहां नहीं सो सकती थी, इसलिए अपने गाल को थपथपाने के बाद वो जल्दी से शावर लेकर कपड़े ढूंढे, मगर वहां मिस्टी के लिए कोई लूज कपड़े नहीं थे। इसलिए मिस्टी ने राज की शर्ट को पहना, जो कि लगभग मिस्टी के घुटनों तक आ रही थी। फिर मिस्टी ने बिस्तर के पास पड़े अपने कपड़ों को देखा। राज ने मिस्टी के लोअर को भी फाड़ दिया था, इसलिए मिस्टी उसे नहीं पहन सकती थी। तभी मिस्टी को वहां पर एक दरवाजा मिला। मिस्टी को वहां पर सौम्या दिखाई दी। सौम्या को देखकर मिस्टी डर गई। सौम्या को मिस्टी को वहां देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, बल्कि उसने मिस्टी को एक बैग दिया। सौम्या ने कहा,
ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं। मिस्टी बैग में देखा तो उसमें मिस्टी के ही कपड़े थे। मिस्टी सौम्या को थैंकफुल होकर देखा और फिर मिस्टी वापस कमरे में जाकर जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आ गई। सौम्या मिस्टी का हाथ पकड़कर मिस्टी को अपने घर ले गया। उसने परेशान होते हुए कहा, तुम और राज। मिस्टी ने सौम्या के कंसर्न को समझा और उसे कहा, भाभी सा, हम सब जानती हैं, फिर से ऐसा नहीं होगा। हम राज को अपने करीब नहीं आने देंगे। ये सुनकर सौम्या संतुष्ट हुई। सौम्या के जाने के बाद मिस्टी को लगने लगा कि वो अपने ही सगों के खिलाफ जाकर सही कर रही थी या गलत। वैसे तो उसे सगे भाई की जान की परवाह से ज्यादा मृत्युंजय की चिंता थी, जिसने पहले से उसे संभाला था। फ्लैशबैक 13 साल पहले। प्रजापति परिवार एक बड़े से महल में रहता था। घर में दर्जनों नौकर होने के बाद भी घर की मालकिन ही अपने पति का सारा काम करती थी। कोई देखता तो उन्हें लगता कि प्रजापति कपल में बेहद प्यार था। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। 3 प्यारे प्यारे मासूम बच्चे थे। वो सभी दर्जनों नौकर घर की शैतान परी को संभालते संभालते थक जाते थे, मगर 5 साल की मिस्टी अपनी शरारतों से नहीं थकती थी। आज शरारत करते हुए मिस्टी के हाथ में चोट लग गई थी और वो गुस्से से एक नौकर से बोली, लंबी नाथ वाले राक्षस अंकल, आपने मिस्टी को नीचे गिला दिया। मैं मम्मा से आपकी शिकायत कर लूंगी। ये कहकर शैतान मिस्टी घर के अंदर भागी। आज घर के अंदर का माहौल थोड़ा अलग ही था। उस घर के अंदर से काफी शोर आ रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे दो बच्चे हैं और तुम ऐसा घटिया काम करती हो। मेरा जी तो करता है कि तुम्हारा गला दबाकर मार दूं। मिस्टर सुकेत। प्रजापति अपनी पत्नी राव्या की गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी गर्दन पर जोर डालते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। राव्या प्रजापति ने जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाया और कहा, सुकेश, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी पूरी कंपनी जानती है कि तुम मैरिड होने के बावजूद भी अपनी ही सेक्रेटरी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो। मैं इसके बारे कुछ नहीं कहती, तब भी वो औरत तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। अगर इतना ही तुम्हें मुझसे नफरत है तो मैं आज ही अपने बच्चों मिस्टी और मयांक को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। राव्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचने की भी? मिस्टी मेरी बच्ची है। अगर तूने यहाँ से मिस्टी को ले जाने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू मिस्टी को कभी हाथ भी लगाने के लायक नहीं रहेगी। सुकेत ने गुस्से से कहा और राव्या को फर्श पर धकेल दिया। राव्या प्रजापति ने खांसते हुए कहा, मैं एक माँ हूँ और मैं तुमसे नहीं डरती। अब मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपने बच्चों को नहीं रहने दे सकती। मैं जा रही हूँ। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और